दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे DOLLB के प्रीवियस ईयर पेपर और उसमें भी डिस्कस करेंगे 2021 का पेपर। दोस्तों, अगर हम प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हम जान सकें कि एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट कर रहा है उसका माइंड क्या है, वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी टॉपिक के रिगार्डिंग फिर हमें पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हमें पढ़ना चाहिए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे और हम सिलेबस ही पढ़ते चले जाएंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि हमारा सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है कि ये पढ़ लो आ जाएगा, बहुत ब्रॉड है। अगर हम पॉलिटी पढ़ने बैठ जाएँ, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने पढ़ जाएँ, सुभाष कश्यप पढ़ने बैठ जाएँ तो बहुत टाइम लगेगा। लीगल पढ़ने जाएँ, क्योंकि हम लीगल लॉ में भी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन भी पढ़ते हैं, LLM में भी पढ़ते हैं, तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा। इससे हमें पता करना है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके का पढ़ना है, तो ये हमें बताएगा हमारे प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों बुक्स एंड आथर से, कि किसकी बुक किससे करेक्टली मैच हुई है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। क्या इन्होंने कलेक्टर्स वाइफ लिखी है? कलेक्टर्स वाइफ दोस्तों लिखी है आपकी हुकम मित्रा ने। किसने? हुकम मित्रा। एक लिखी है आपकी हुकम मित्रा ने, हुकम मित्रा ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था। नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि। ठीक है, और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि इन्होंने ही हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है। क्या नाम है नेशनल एंथम का? जनगण मन। ठीक है, दूसरा हमारा है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है, और नेशनल एंथम की एक हमारी ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। नेशनल एंथम अगर कहीं पे प्ले हो रहा तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि उसकी रिस्पेक्ट करें, हम ऑनर करें। लेकिन ये हमारी नेशनल सॉन्ग के रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि हमारा बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने लिखा है। ये भी लिखा है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्या नाम है? हमार सोनार बंगला। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ज्योतिबा बाई फूले सच अ लॉन्ग जर्नी। सच अ लॉन्ग जर्नी किसने लिखी किताब? सच अ लॉन्ग जर्नी आपकी किताब लिखी है रोहिंटन मिस्त्री ने। किसने? रोहिंटन मिस्त्री ने। और रोहिंटन मिस्त्री ने। सच अ लॉन्ग जर्नी, रोहिंटन मिस्त्री। ठीक है, और ज्योतिबा बाई फूले से रिगार्डिंग ये हमें पता होना चाहिए कि इनकी इम्पोर्टेंट्स बुक है गुलामगिरी। और इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। क्या? SATY, सत्य शोधक समाज। इसमें ये पीकर सेक्शन के लिए राइट्स की बात करते थे, इक्वल राइट्स फॉर लोअर कास्ट, जैसे अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन होते हैं उनकी बात की थी। ये एक एजुकेटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, यो हुआ ज्योतिबा बाई फूले। सलमान रश्दी। सलमान रश्दी या फाइन बैलेंस, ये भी रोहिंटन मिस्त्री की किताब है। किससे? रोहिंटन मिस्त्री। ठीक है, सलमान रश्दी की जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला। क्या? कौन सा प्राइज़? बुकर प्राइज़। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ होता है लिटरेचर में। बुकर प्राइज़ मिला था मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। इन्हें इसके लिए किताब के लिए बुकर प्राइज़ मिला। और इनकी एक किताब है सतानिक वर्सेस। ठीक है,
खुशवंत सिंह, जो कि ये हमारे पार्टीशन के टाइम के राइटर थे, इन्होंने ही लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान। ये क्वेश्चन दोस्तों सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो कैबिनेट बनी थी उसमें पोर्टफोलियो आवंटित किए गए थे, अलॉट किए गए थे। क्या वो पोर्टफोलियो जो दिए हैं ये करेक्ट है क्या? भीमराव अम्बेडकर ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे दोस्तों, ये सही है क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल डिफेंस मिनिस्टर थे? नहीं दोस्तों, बलदेव सिंह थे। कौन थे हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर? बलदेव सिंह चोकर। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे। 3 चीज़ें थी, ठीक है। और दूसरा हमारा एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो किसके पास थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास था, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई, जॉन मथाई। हेल्थ मिनिस्टर थी, एक ही लेडीज़ थी, राजकुमारी अमृत कौर, कुमारी अमृत कौर, ठीक है। लॉ मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर थे हमारे, ये भी पता कर लेना, आर के सनुखम, आर के सनुखम, ठीक है, आर के सनुखम सेट्टी। ये दोस्तों हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुई थी? दोस्तों रशियन रिवॉल्यूशन जो थी ये मोनार्की के खिलाफ थी, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था रसिया में और फूड शॉर्टेज भी हो गई थी, जिससे फूड की कीमतें जो थी आसमान छू रही थी। इसके खिलाफ व्लादिमीर लेनिन ने एक रिवॉल्यूशन, इसको हटाने के लिए और एक कम्युनिस्ट रूल लागू करने के लिए एक लड़ाई छेड़ती थी, फाइट करती थी, ठीक है। उसी को बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी 1917 में। कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? 1917 में। कुछ रिवॉल्यूशंस और हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये कब हुई थी? 1789 में, 1789 में हुई थी, 1789 में, 1789 से 1799 तक हुई थी। इसी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये इसी रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लिया गया है। कहाँ से? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की, 1789 से 1799 तक। दूसरा है आपकी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसी को हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ थी। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ थी। ये कब हुई थी? 1775 से लेके 1783 तक, ठीक है दोस्तों। अमेरिकन रिवॉल्यूशन देख लेना, वर्ल्ड वॉर देख लेना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेके 1919 तक वर्ल्ड एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में हुआ था। एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर के बीच में। दूसरा हुआ था आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के बीच में हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया था, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपकी डेट से रिलेटेड। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देते हैं। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि आप 2 तरीके से आप लोन ले सकते हैं, अपना डिपॉजिट दे सकते हो, किसी को पैसा दे सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज़ के थ्रू, एक अपना ही थ्रू, जैसे मनी लेंडर। आपके पास अगर पैसे की ज़रूरत है, आपका बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आपको बैंक के थ्रू बैलेंस नहीं मिल सकता, तो आप मनी लेंडर के पास जाते हैं, जिसकी कुछ अपनी ही कंडीशन होता है, 15%, 20% पे आपको लोन देता है। दूसरा, आप बैंक के पास चले जाएंगे, मैक्सिमम 10 से 12%, 3% भी कुछ कंडीशन में स्कीम्स लाती रहती है, ठीक है। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो बैंक अकाउंट के लिए ही हमने एक योजना चलाई थी, जन धन योजना। 2014 में मोदी जी लेके आए थे जन धन योजना। इसी के तहत गरीब लोगों के हमारे रिकॉर्ड एक बनाया था कि 2014 में
वह सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन हुए थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा बैलेंस है तो वो बैंक में जमा कर सकता है, उसके लिए उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा और साथ में गवर्नमेंट का एक सोर्स भी हो जाएगा इनकम का, इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि किसी भी मतलब मैन जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें गरीब लोगों को ऐड करना, गरीब क्या सभी लोगों को। ठीक है, ये आपकी चलाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग की कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे ये पता होना चाहिए इंडिया इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया। ठीक है, दूसरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दोस्तों हम पहली बार ये पेन टैब यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम समझने में आ रही हो थोड़ा रेस्ट कीजिए, जिस तरीके से सीखते जाएंगे उस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये दोस्तों क्या है, करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन पूछ दिया गया है। थ्री बैंडेड रोज फिंच। ये थ्री बैंडेड रोज फिंच एक चिड़िया का नाम है, बर्ड है। क्या है? वर्ड है, जो कि चाइना में पाई जाती है टेम्परेट क्लाइमेट में। टेम्परेट मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, ये किसी तरीके से उड़ के कहाँ में आ गई थी? हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आ गई, तो उस समय ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो ये किसका है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारा किस तरीके का इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिस्ट निकालती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वनरेबल लिस्ट, कंसर्न, इस तरीके की लिस्ट लगाती है कि हाँ, कि हमारी कौन सी वर्ड या कोई एनिमल या प्लांट किस कैटेगरी में आता है, जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही कम रह गए हैं, जो एक्सटेंट होने वाले, ख़त्म होने वाले, विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडिया में दो बर्ड हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में हैं। पहला है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक चिड़िया है जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है, यहाँ की? राजस्थान की। ठीक है, दूसरा है हमारा इंडियन बल्चर। इंडियन बल्चर, इसको हम एज ए एक्सक्वेंजर होते हैं क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं। ठीक है, एक्सक्वेंजर। ठीक है, तो ये क्यों विलुप्त हुए थे? क्योंकि जो दवाइयाँ हम ह्यूमन बींग ले लेते हैं जैसे डाइक्लोफेनिक, वही हम जानवरों को देने लगे थे। ठीक है, अगर वो दवाई खाने के बाद कोई जानवर मर जाता था, ठीक है, फिर ये बल्चर लोग उस जानवर को खा जाते थे, जिससे डाइक्लोफेनिक मेडिसिन जो थी वो उन बल्चरों का किडनी फेलियर कर देती थी, जिससे उनकी डेथ हो जाती थी। इंडिया में अचानक बल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने का कारण डाइक्लोफेनिक मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक। ये होता है कि अगर बिजनेस में आपका किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आ गया है तो आप उसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन उसका रिजोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये आपका नीति आयोग ने इनिशिएटिव लिया है, क्या? ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है एंजाइटी, हाइपर टेंशन, मेंटल डिसऑर्डर, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो है। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। इसके तहत हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसी तरीके से आपके पास डेटा होगा तो उसी तरीके से आप सॉल्यूशन भी ला सकेंगे प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ये है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंट सिस्टम। ठीक है, निभांस बेंगलोर ने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक, एक निभांस जो है मेंटल इंस्टीट्यूट है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये 12 लोगों को 2021 में दिया गया। कितने? 12 लोगों को। उन 12 लोगों का तो नाम नहीं पता है, लेकिन हमें उन लोगों को पता होना चाहिए
जो आजकल बहुत ही ज़्यादा करंट में मतलब फेमस रही हैं, वो किसी न किसी तरीके से करंट में टॉपिक में रही हैं। जैसे कि अवनी लखेरा को पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसमें? शूटिंग में। अवनी लखेरा ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल मिला है पैरालंपिक टोक्यो में, ठीक है। किसमें? शूटिंग में। दूसरा हमारा है नीरज चोपड़ा। तो सभी जानते हैं कि इन्हें जेवलिन में ये दूसरे इंडियन है जो गोल्ड मेडल लाए हैं ओलंपिक में, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो ये दोस्तों बताइए फर्स्ट इंडियन कौन था जो गोल्ड मेडल लाया था शूटिंग में? ये भी बता दिया, शूटिंग में लेके आए थे। ये बताओ कौन लेके आया था? कमेंट करो नीचे। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, ठीक है। रवि कुमार दहिया ये रेसलिंग में सिल्वर मेडल लेके आए थे, ठीक है। अगले बात है प्रमोद भगत ये हैं आपके बिहार के। इन्होंने पैरालंपिक बैडमिंटन में गोल्ड लेके आए। पैरालंपिक मतलब जो पैरालंपिक होते हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है, गोल्ड लेके आए थे बैडमिंटन में, ठीक है। फुटबॉल में मिला है सुनील छेत्री को मिला है। बॉक्सिंग में ये भी इम्पोर्टेंट है, बॉक्सिंग में मिला है लॉवलिना बोरगोहेन को, ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। लॉवलिना बोरगोहेन को बॉक्सिंग में मेडल लाई हैं, क्या उनसा? ब्रॉन्ज। इंडिया को बताओ टोटल मेडल कितने मिला टोक्यो में इंडिया को मिले हैं टोटल 7 मेडल। कितने? 7 मेडल। इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट वॉन द अर्जुन अवार्ड दोस्तों 35 लोगों को दिया गया है। आप 2021 की हम बात कर रहे हैं, अब हमारा 2020 से कोई रिलेशन ही नहीं है। 2021 में 35 लोगों को दिया है। ये 35 लोग नहीं याद कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो आपके करंट में रहे हैं। जैसे कि शिखर धवन, क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड है, शिखर धवन को दिया गया अर्जुन अवार्ड। दूसरा आपको दिया गया है एक गौतम बुद्ध नगर के एक IAS ऑफिसर हैं जो पैरालंपिक बैडमिंटन में आपको गोल्ड मेडल लाए हैं। इनका नाम है सुहास लली नकेरे यथिराज, पैरालंपिक में सिल्वर मेडल लेके आए। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल, इनको पता है क्या दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट आज का क्वेश्चन है। ये आपकी कैपिटल दे रखी हैं, कहाँ कौन सी कैपिटल देख रखी है? ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ पे है, यहाँ पे आसाम है, यहाँ पे आपका क्या है? सिक्किम। हाँ ये सिक्किम है। इनकी कैपिटल दे रखी हैं, आपको बताया गया कि ये मैच कीजिए। मिजोरम एजॉल बिल्कुल सही है, यही आंसर है आपका। मणिपुर ईटानगर नहीं, मणिपुर की इम्फाल, और तो ईटानगर कहाँ की हो जाएगी? ईटानगर आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। सिक्किम गैंगटॉक की, इसकी कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। शिलोंग किसकी है? मेघालय की दोस्तों है। मेघालय की क्या है? शिलोंग। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस तरीके का आप सजेशन देना चाहते हैं वो ज़रूर दें। रिव्यू दीजिए कि किस तरीके से हम और भी सुधार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।